हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज हम आपको केमिस्ट्री के फिजिकल केमिस्ट्री के कुछ स्पेशल कुछ क्वेश्चन जिसमें 25 क्वेश्चन की हम बात करेंगे जो आपकी नीट के तैयारी के लिए बूस्टअप का काम करेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं वन बाय वन इन 25 क्वेश्चन को फिजिकल केमिस्ट्री के। ठीक है, तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। व्हेन हाइड्रोकार्बन undergoes complete combustion, it requires 11 equivalents of oxygen and produces 4 equivalents of water. What is the molecular formula of A? तो यहाँ पे आपको कह रहा है कि हाइड्रोकार्बन दिया हुआ है। हाइड्रोकार्बन का इसने बोला कितने इक्विवेलेंट आपका ऑक्सीजन रिक्वायर्ड हो रहा है, कितना वाटर का प्रोड्यूस हो रहा है। तो सबसे पहले हमें काम क्या होगा कि जनरल इक्वेशन जो हमारी हाइड्रोकार्बन की कंबसन की होती है उसको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो जनरल इक्वेशन के बेटा अगर हम बात करते हैं तो जनरल इक्वेशन हमारी क्या होती है, CxHy प्लस y/4 O2 चेंज इनटू XCO2 प्लस y/2 H2O। ये हमारी जनरल इक्वेशन होती है। ठीक है, अब जनरल इक्वेशन में आपसे क्या बोला गया कि 11 इक्विवेलेंट क्या है आपका, तो 11 इक्विवेलेंट आपका ऑक्सीजन दिया हुआ है और क्वेश्चन में आपको 4 इक्विवेलेंट क्या बोल रहा है, वाटर बोल रहा है। अब इन दो के हेल्प से इक्विवेलेंट बोल लो या मोल बोल लो, यहाँ पे दोनों बात चलेगी आपकी। तो यहाँ पे आपको जो डेटा दिया गया हमें क्या निकालना है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालना है और एक्स और वाई की वैल्यू पता चल जाएगी तो हमारा ये जो हाइड्रोकार्बन हम रख देंगे तो हमें फार्मूला मिल जाएगा। तो अब देखो आप यहाँ पे कि 4 इक्विवेलेंट वाटर का जो दिया हुआ क्वेश्चन में, तो ये y/2 इक्वल टू 4 है, तो y कितना हो जाएगा बेटा, 2 × 4 दैट इज 8 हो गया आपका। ठीक, अब यहां पे आप बात करो तो x प्लस हमें x का निकालना बट y की वैल्यू हमने वहां से निकाल ली, तो ये क्या हो जाएगा 8/4 और ये कितना दिया हुआ आपको 11, तो x प्लस 2 इक्वल टू 11, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 9। इसका मतलब कि जो हमारा हाइड्रोकार्बन है उसका फार्मूला क्या बनेगा, x की वैल्यू 9 है तो C9 हो गया और h क्या हो जाएगा 8। तो आइए देखते हैं ऐसा कोई ऑप्शन है। तो फर्स्ट ऑप्शन C11H8, B C11H4, C C5H8 एंड D C9H8। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी। ठीक है, तो नॉर्मल से हमें कंबसन इक्वेशन लिखनी है। लिखने के बाद हमें जो भी इक्विवेलेंट दिया हो या मोल दिया हो उससे हम इसको कंपेयर कर लेंगे और एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। द एग्जैक्ट वॉल्यूम ऑफ 1 मोलर NaOH solution required to neutralize 50 ml of 1 molar H3PO3 solution and 100 ml of 2 molar H3PO2 solution respectively। मतलब इसको ऐसे समझना आपका, ऐसा नहीं कि दोनों जो एसिड है वो एक साथ अलग अलग। तो आपके पास एक तरफ क्या है बेटा, बेस है, एल्कली है, दूसरे तरफ क्या है, एसिड है। तो यहां पे हम क्या यूज करते हैं, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस के अकॉर्डिंग क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ, यहाँ पे एसिड बेस है तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस। तो जैसे हमें अगर बेस का निकालना तो पहले लिख लें इधर, तो पहले वाले केस के लिए हम बात करें तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड। और यहां पे हम एसिड किसकी बात करेंगे बेटा, तो सबसे पहले हम H3PO3 के बारे में बात करेंगे। तो अब जैसे यहां पे आपको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक है, उधर भी अगर हम बात करें तो नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। अब नॉर्मेलिटी तो यहां नहीं दिया, क्या दिया, मोलेरिटी दिया है, लेकिन हमें पता है रिलेशन कि नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या होता है बेटा, n फैक्टर इनटू मोलेरिटी। क्लियर, नॉर्मेलिटी इक्वल टू n फैक्टर इनटू मोलेरिटी। NaOH में n फैक्टर कितना होता है 1, मोलेरिटी कितना दिया हुआ है 1 मोलर, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 × 1 इंटू वॉल्यूम। हमको यहाँ पे पूछा गया, यही पूछ रहा है एग्जैक्ट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम हमें निकालना है। चलो अब यहाँ पे हम H3PO4 की बात करें तो वॉल्यूम कितना 50 ml। ठीक है, मोलेरिटी कितनी है 1, H3PO3 में n फैक्टर कितना होता है, आप कहोगे सर इसमें तो 3 हाइड्रोजन है और 3 हाइड्रोजन है तो n फैक्टर 3 होगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे n फैक्टर 3 नहीं, n फैक्टर कितना होता है 2, क्योंकि हम उसी की बात करते हैं जो हाइड्रोजन हमारा डिसोसिएट होता है। तो इसका स्ट्रक्चर देखो आप
इसका स्ट्रक्चर ये होता है। यहां पे सिर्फ 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन से डायरेक्टली लिंक्ड है, और जो डायरेक्ट ऑक्सीजन से लिंक्ड है वही ब्रेक होंगे आपके, और ब्रेक होंगे तो यहां पे ये ब्रेक होगा और यहां पे ये ब्रेक होगा, इसलिए एन फैक्टर कितना होगा आपका 2। तो अगर 2 होगा तो यहां पे हम एन फैक्टर इंटू मोलेरिटी लिखे तो एन फैक्टर 2 हो गया, और मोलेरिटी कितनी है भाई 1। वॉल्यूम कितना है आपका 50 ml। ml में ही वॉल्यूम आंसर भी दिया तो हम ml में ही रख लेते हैं, ठीक है। तो यहां से आप देखो तो वॉल्यूम कितना हो गया 2 इंटू 50 100 ml। कितना हो गया बेटा 2 इंटू 50 100 ml। तो एक तो हमें आंसर आ गया भाई 100 ml। अब सेम दूसरे एसिड के लिए भी हम बात करें H3PO2 के लिए, तो आइए यहां पे हम बेस के लिए भाई हमारे पास नंबर ऑफ बेस, तो अगेन हम यहां पे ऐसे डायरेक्ट लिख देते हैं यहां पे N इंटू वी। तो N इंटू वी ये किसके लिए हो गया आपका बेस के लिए, N इंटू वी ये किसके लिए हो गया आपका एसिड के लिए। तो इसमें तो कोई अंतर नहीं है, जैसे यहाँ N इंटू वी लिखा था आपने फिर अगेन वही करोगे आप। तो N फैक्टर 1 मोलेरिटी 1, इसका हमें वॉल्यूम निकालना है, ठीक। अब आ जाओ इसमें, इसकी मोलेरिटी कितना दिया बेटा 2 मोलर। H3PO2 वो H3PO3 था, ये क्या था H3PO2। तो H3PO2 का एन फैक्टर कितना होता है, तो H3PO2 का एन फैक्टर 1 होता है, ठीक है। इसको भी आप कैसे समझोगे H3PO2 का एन फैक्टर, देखो स्ट्रक्चर HOP डबल बॉन्डेड OH, यहां पे 2 हाइड्रोजन डायरेक्ट लिंक्ड हो जाते हैं, ठीक है। तो सिर्फ एक ही ब्रेक होगा, एक ब्रेक होगा तो इसलिए एन फैक्टर क्या आएगा आपका 1। तो 1 आएगा तो यहां पे आपका एन फैक्टर हो गया 1। मोलेरिटी कितनी है बेटा 2, और वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कितना दिया हुआ आपका 100 ml। कितना है 100 ml। तो यहां से वॉल्यूम कितना आ गया 200 ml। तो आपका एक वॉल्यूम 200 हो गया और एक वॉल्यूम क्या हो गया 100 ml। तो देखो कौन सा इसमें सही होगा, तो 100 and 100 नो, 100 and 200 ml। सो करेक्ट आंसर विल बी बी। क्लियर। तो करेक्ट आंसर क्या बी। तो इसमें हमें मेन रोल क्या है, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस से जब भी हम बात करते हैं तो एन फैक्टर का रोल होता है, और एन फैक्टर बहुत ध्यानपूर्वक हमें समझना होता है। और वही आपका एसिड ऑक्सी एसिड की बात करें तो वही एन फैक्टर होगा, जो हाइड्रोजन डायरेक्ट ऑक्सीजन से लिंक्ड होगा वही ब्रेक होगा, वही एन फैक्टर को बताता है आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। व्हाट इज द मास रेशियो ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल। मोलर मास ऑलरेडी दे रखा है आपको, तो फार्मूले की भी कोई जरूरत नहीं है। रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग 500 ग्राम ऑफ 0.2 मोलर एक्वस सॉल्यूशन एंड 250 ml ऑफ 0.25 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। अब देखो यहां पे आपसे मास रेशियो पूछा, मतलब सेम सॉल्यूट है आपका, अलग अलग कंडीशन में अलग अलग आपको जो है वॉल्यूम दे रखा है, ठीक है। अब आपको मोलेलिटी भी दे रखा है, मोलेलिटी सेम है, क्या है मोलेलिटी सेम है, लेकिन यहां पे आप देखो यहां पे वेट दे रखा है और यहां पे क्या दे रखा है आपको वॉल्यूम दे रखा है। तो इस केस में अगर हम देखें तो हमारे पास वेट यहां पे 500 ग्राम ऑफ ये और 250 ml ऑफ क्या होगा, यहां पे मोलेलिटी दे रखा, तो हमें वाटर दे रखा है। तो वाटर के केस में पता है कि डेंसिटी कितनी होती है वाटर की 1 होती है। तो डेंसिटी अगर 1 है तो मास इक्वल टू क्या होगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो 1 इंटू 250, तो ये भी कितना हो जाएगा 250 ग्राम, ठीक है। अब आपको पता है कि मोलेलिटी का फार्मूला क्या होता है, तो मोलेलिटी का फार्मूला होता है वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। यही लिखते हैं हम, बिल्कुल ये फार्मूला। अब आपको जब क्वेश्चन में मोलेलिटी बराबर दिया हुआ है, दोनों ही केस में क्या दिया मोलेलिटी बराबर दिया है, तो हम ऐसे लिख लेते हैं भाई। मान लो अगर हमने पहले वाले को ए बोल लिया तो हमने कहा कि भाई एम, देखो मोलेलिटी ऑफ ए इक्वल टू मोलेलिटी ऑफ बी। मोलेलिटी को हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब यहां पे मोलेलिटी के जगह जब लिख लिया तो हम फार्मूला लिखें, तो यहां पे हमने लिखा WA अपॉन इथाइलिन ग्लाइकॉल। ये क्या सॉल्यूट का वेट है, सॉल्यूट का मोलर मास कितना बेटा आपका 62 इंटू 1000, ठीक। यहां पे इसका वेट कितना है आपका 500 ग्राम। सेम इधर बात करें हम तो दूसरे के लिए हम क्या लिख ले WB, इसका मोलर है तो इथाइलिन ग्लाइकॉल है, तो वेट मोलर मास तो क्या होगा सेम होगा आपका। मोलर मास यहां भी क्या हो जाएगा 62 इंटू 1000 बाई
कितना आया था वेट आपका इसके लिए 250 ml को हमने ग्राम में कन्वर्ट किया तो सॉल्वेंट ऑफ वेट कितना आ गया 250। क्लियर। अब देखें हमें क्या क्या चीजें हम इसमें कैंसिल कर सकते हैं। तो देखो 1000 को 1000 से कैंसिल कर सकते हैं, 62 से कैंसिल हो जाएगा हमारा, इस 250 से इसको कैंसिल करो तो ये कितना आ गया आपका 2। तो अब यहां से देखो वेट ऑफ ए अपॉन वेट ऑफ बी, वेट को हम इधर ले आए तो ये उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 2/1। तो हमसे यही पूछा गया इसमें व्हाट इज द मास रेशियो, तो ए और बी का जो मास रेशियो क्या आया, तो वो क्या आया 2:1। तो देखो ऑप्शन में कौन हो जाएगा आपका, तो ये आप देखो सेकंड जो डी ऑप्शन जो है आपका, डी ऑप्शन 2:1, तो इसको इस तरीके से करना होगा। क्लियर। तो मोलरिटी बराबर दिया था इसलिए हमने दोनों को इक्वेट कर दिया। ठीक है, चलो आगे आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज a0, then the de Broglie's wavelength of electron in third orbit, किस ऑर्बिट में, थर्ड ऑर्बिट में। एक रिलेशन होता है 2πr = n लेमडा। ठीक है, आपने बोर्स के अकॉर्डिंग पढ़ा होगा कंजर्वेशन एंगुलर मोमेंटम 2πr = nh/2π, h/2π क्या हो जाएगा लेमडा के बराबर हो जाएगा आपका जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ कहलाती है आपकी। तो वो चीज हमने डायरेक्ट लिख दी। एन किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ, नंबर ऑफ सेल को। आर क्या है, ये तो nth ऑर्बिट की क्या है, रेडियस है। क्या है, nth ऑर्बिट की रेडियस है। अब आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन में कहा कि इफ द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज a0 देन द डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो भाई देखो हमसे क्या निकाला है r3, तो r3 = हम क्या लिखेंगे a0 × n। ठीक है, और n का क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो ये r3 क्या हो जाएगा हमारा, तो a0 × 9, क्योंकि 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, तो ये कितना आ गया हमारा 9a0। तो अगर इस चीज को हम यहां पे रख दें, इस इक्वेशन में हम क्या करें, इस वैल्यू को पुट कर दें, तो हमें क्या हुआ 2π, nth ऑर्बिट ऑफ रेडियस कितना आ गया हमारा, तो ये आ गया 9a0 = ये भी क्या हो जाएगा 3 × लेमडा। आपसे क्या पूछा डी ब्रॉगली वेवलेंथ, तो यहां से लेमडा कितना होगा, तो इसको कैंसिल कर दो 3। ठीक है, और 3 2 जा कितना हो गया 6, तो लेमडा = हो गया बेटा क्या 6πa0, 6πa0। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, देखो फर्स्ट, तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा 6πa0। तो इस रिलेशन को आप याद रखोगे तो तुरंत हो जाएगा, और नहीं भी तो 2πr = nh/2π, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन आप पढ़ते हो, h/2π क्या हो गया आपका डी ब्रॉगली वेवलेंथ, तो उससे भी आप जा सकते हो। तो रिलेशन अगर याद रहेगा तो आप आसानी से कम टाइम में कर सकते हो, और एग्जाम में हमें यही तो ध्यान देना होता है ना। चलो तो आगे देखें। अब इस क्वेश्चन में आप देखो कह रहा था डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द फोटो इलेक्ट्रॉन वेरीज विद द फ्रीक्वेंसी न्यू ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन एज ν0 एज अ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है भाई, लेमडा हमारे काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा है, तो लेमडा = डी ब्रॉगली लेमडा = क्या होता है h/√2mk.e, यही होता है आपका। अब काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो अकॉर्डिंग टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट काइनेटिक एनर्जी = क्या होता है आपका hν - hν0। तो ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे hν - hν0। ठीक है, ये हो गई क्या काइनेटिक एनर्जी। अगर इसको हम यहाँ पे रख दें तो रखने पे इसकी वैल्यू रखने के बाद हमको क्या मिलेगा h/√2m। काइनेटिक एनर्जी की जगह पे हमने क्या रख दिया hν - hν0। अब क्वेश्चन में आपसे ν - hν0 के रिस्पेक्ट में आंसर पूछ रहा है। अब इसको पूरा सॉल्व करने की आपको जरूरत नहीं है। तो अब देखो यहाँ पे लेमडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल ν - hν0 की अगर हम बात करें तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 1/√ν - hν0। ठीक है, या 1/ν - hν0 के पावर क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो देखो क्या ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है आपको, तो देखो ऑप्शन बी लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ν - hν0 के पावर 1/2। तो बस सिंपल सा चीजें हैं, बस हमें दो चीज़ों को, दो कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज करके एक क्वेश्चन बना दिया गया है। तो ये ध्यान देना होगा आपको, कोई कैलकुलेशन नहीं है। नीट आज के समय में कैलकुलेशन बहुत कम मांगता है, वो ये देखना चाहता है कि कॉन्सेप्ट पता है कि नहीं पता है बच्चे को। ठीक है, चलो
कंपेयर द एनर्जीज ऑफ फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर्स फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। आजकल क्वांटम नंबर बेस्ड क्वेश्चन जो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम से ज़्यादा पूछा जा रहा है एज कंपेयर टू अदर पार्ट, लेकिन हमें खैर फिलहाल यहाँ हर तरह के क्वेश्चन अभी लेने हैं, तो क्वांटम नंबर में आपको फोकस ज़्यादा करना होगा। इजी पार्ट होता है, बस कुछ बेसिक्स होते हैं उनको समझने की जरूरत होती है। अब जैसे यहाँ पे कंपेयर द एनर्जीज ऑफ फॉलोइंग क्वांटम नंबर, तो हम एनर्जीज के लिए क्या यूज करते हैं, n+l रूल को अप्लीकेबल करते हैं। अब बाउ का जो n+l रूल है उसको हम यूज करते हैं। तो आइए यहाँ पे देखें, n+l की अगर यहाँ पे बात करें हम, तो 4 + 1 कितना हो जाएगा बेटा, 5। n+l 3 + 1 कितना हो गया आपका, 4। 4 + 0 कितना हो गया, 4। ठीक, यहां पे देखो 4 + 2 कितना हो गया, 6। 3 + 2 कितना हो गया, 5। और जो एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n+l की होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n+l। जिसमें n+l ज्यादा होगा उसकी एनर्जी उस ऑर्बिटल की, उस सबसेल की ज्यादा होगी। क्लियर। अब यहां पे बात आता है कि भाई n+l, तो सर यहां पे तो देखो भाई सबसे ज्यादा n+l किस में मिला, b वाले में, इसका मतलब सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी, b की। ठीक, अब देखो 5, सर ये तो 2 का नंबर आ गया 5, अब क्या करें हम, अरे भाई घबराने की जरूरत नहीं है। अगर बराबर n+l आ गया तो उस केस में हम क्या चेक करते हैं, n की वैल्यू, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू। जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। तो अब देखो आपको यहां भी 5 मिल रहा और यहां भी 5 मिल रहा, बट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यहां पे कितना है, 4 है। कितना है, फर्स्ट वाले में 4 है, इसका मतलब इसकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो b के बाद कौन सा आ जाएगा आपका, a, और a के बाद फिर क्या आएगा, d। ठीक, अब 5 के बाद आ जाओ 4 हमको इन दोनों में मिल रहा। फिर वही बात कि भाई जब हमारा दोनों n+l बराबर है तो फिर क्या चेक करेंगे हम, जैसा कि हमने बात किया पहले, n। तो n देखो इन दोनों में ज्यादा किसका, इसका मतलब कि e वाले की एनर्जी c से क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये ऑर्डर क्या आ जाएगा आपका, e इज ग्रेटर देन c। तो b a d e c, तो ऐसा देखो कौन सा इसमें ऑप्शन आपका, e c a d b नो, C E D A B ये ऑर्डर हो जाएगा आपका। ठीक है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर आपको मिल गया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। तो देखो कोई कैलकुलेशन नहीं, बस बेसिक सी छोटी सी बात है, n+l। एक बार n+l को बस अप्लाई करना सीख जाओ, क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। क्लियर। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस। देखो भाई कभी भी फ्री एक्सपेंशन वर्ड मिल जाए तो इतना समझ लेना कि आपका वर्क डन क्या होगा, 0। फ्री एक्सपेंशन, वैक्यूम, ये टर्म मिल जाते हैं आपका, तो इसका मतलब वर्क डन क्या होगा आपका, 0। ठीक, एडियाबेटिक कंडीशन, दूसरा टर्म क्या दे दिया, एडियाबेटिक कंडीशन। एडियाबेटिक का मतलब क्यू क्या हो जाएगा, 0, हीट क्या हो जाएगी आपकी, 0। दो चीजें तो हमें यही मिल गया। ठीक है, तो चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर फ्री एक्सपेंशन ऑफ आइडियल अंडर एडियाबेटिक कंडीशन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो वर्क डन 0 हो गया, Q 0 हो गया। तो देखो अब तीसरी बात, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, फ्लॉट क्या होता है आपका, डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W। तो भाई यहां पे डेल्टा U इक्वल टू 0 + 0, तो 0। इसका मतलब कि डेल्टा U 0 होने का मतलब क्या है कि टेम्परेचर भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तभी डेल्टा U क्या आता है, 0 आता है। इसका मतलब कि हम डेल्टा टी क्या होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ, डेल्टा टी 0, डेल्टा यू 0। तो अब देखो इसमें जो ऑप्शन है, फर्स्ट क्यू नॉट इक्वल टू 0, गलत। क्यू इक्वल टू 0, वर्क डन 0, बट डेल्टा टी नॉट इक्वल टू 0, तो ये भी यहाँ गलत हो गया हमारा। यहाँ देखो क्यू इक्वल टू 0, डेल्टा टी 0, वर्क डन 0, तो करेक्ट ऑप्शन सी। ठीक है, तो एडियाबेटिक केस में क्यू 0 हो जाएगा, फ्री एक्सपेंशन वर्ड यूज किया, वर्क डन 0 हो जाएगा, और दोनों का जब ऐड करोगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तो आपका क्या आ गया, डेल्टा U 0। डेल्टा U 0 मतलब टेम्परेचर क्या हो गया, कांस्टेंट, और टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब डेल्टा T भी 0। क्लियर। चलो अब देखो इस क्वेश्चन में आपसे क्या बोल रहा है, 5 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट 100 केल्विन आर अलाउड टू अंडरगो रिवर्सिबल कंप्रेशन टिल इट्स टेम्परेचर बिकम्स 100 केल्विन। ठीक है, 100 केल्विन या इसको आप 200 केल्विन करो। तो इफ CV 28 जूल पर केल्विन पर मोल, कैलकुलेट डेल्टा U एंड डेल्टा PV फॉर दिस प्रोसेस, आर दिया हुआ है। तो अगर आपको CV दिया हुआ है
और आपसे डेल्टा यू पूछ रहा है, तो आपको मालूम है कि फार्मूला क्या होता है, डेल्टा यू इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी। हमें मोल कितना दिया हुआ बेटा, तो मोल दिया हुआ है 5, सीवी कितनी दी हुई है, सीवी कितनी है 28, टेम्परेचर 200 माइनस 100 कितना हो जाएगा, तो ये हो गया 5 इंटू 28 इंटू 100। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करो, ये कितना आ जाएगा आपका 14,000 जूल, या इसको हम क्या बोल सकते हैं 14 किलो जूल। तो डेल्टा यू कितना आ गया हमारा 14 किलो जूल। अब दूसरी चीज क्या पूछी जा रही है, डेल्टा पीवी। डेल्टा पीवी का मतलब क्या है कि आपसे वर्क डन पूछ रहा है, पी डेल्टा वी वर्क डन होता है आपका, तो वर्क डन पूछ रहा है। तो वर्क डन आपको मालूम है कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या यूज करते हो आप, पी डेल्टा वी या एन आर डेल्टा टी, क्योंकि हम इस रिस्पेक्ट टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में बात हो रही है आपकी। तो बेटा मोल कितना है 5, आर की वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ कितना लेना हमको 8, डेल्टा टी हमने यहां पे निकाला था कितना आ रहा हमारा 100। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 40। ठीक है, तो ये कितना हो गया 4000, तो 4000 जूल होगा, 4000 जूल है तो कितना हो जाएगा 4 किलो जूल। तो हमें दो चीजें मिली, ये हमें कितना मिला डेल्टा यू 14 किलो जूल, और ये कितना मिला 4 किलो जूल। तो आइए हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखो ऑप्शन बी, डेल्टा यू 14 किलो जूल एंड वर्क डन कितना है आपका 4 किलो जूल। क्लियर, चलिए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर। स्पॉन्टेनिटी हम किससे चेक करते हैं, डेल्टा जी से, चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी से चेक करते हैं। डेल्टा जी क्या होता है बेटा, तो हमारा डेल्टा जी का रिलेशन आपने पढ़ा हुआ है, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, यही होता है। डेल्टा एच चेंज इन इंथैल्पी, टी टेम्परेचर, और डेल्टा एस क्या है एंट्रोपी चेंज। अब अगर हमें डेल्टा जी निगेटिव चाहिए तो क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, तो पहली बात देखो दो तरीका हमारे पास करने का, एक तो हम चारों ऑप्शन से जाएं, या दूसरी चीज हम क्या करें कि भाई इसने बोला एट ऑल टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर कोई भी हो हमें चाहिए निगेटिव। तो अगर हम ये कहें कि अगर हम इसको निगेटिव ले लें, क्या ले लें निगेटिव माइनस टेम्परेचर, और इस टर्म को हम क्या ले लें पॉजिटिव, तो पॉजिटिव निगेटिव का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा निगेटिव ही होगा आपका, और निगेटिव भी क्या होगा हमेशा निगेटिव। तो इसका मतलब कि ये टर्म हमें क्या आएगा निगेटिव, मतलब कि डेल्टा एच जो है हमें निगेटिव लेना है और डेल्टा एस क्या लेना है पॉजिटिव लेना है। और निगेटिव लेना है मतलब डेल्टा एच निगेटिव का मतलब क्या हुआ कि डेल्टा एच लेस देन जीरो, डेल्टा एस पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो। तो अब देखो डेल्टा एच लेस देन जीरो, ये ग्रेटर देन जीरो है, डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो, डेल्टा एच लेस देन जीरो आपको यहां पे मिल रहा है, डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका बी। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इस पे कोई कैलकुलेशन नहीं होता है, बस हमें साइन का चेंज करके देखना होता है, और इस पे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं आपसे, तो इसकी प्रैक्टिस आपको प्रॉपर रखनी पड़ेगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 2CO प्लस O2 2CO2 डेल्टा H1 माइनस x किलो जूल, C ग्रेफाइट प्लस O2 CO2 डेल्टा H1 माइनस y किलो जूल। द डेल्टा H नॉट फॉर द रिएक्शन, इस रिएक्शन के लिए हमें डेल्टा H नॉट निकालना है। चलो हमने मान लिया इसके लिए डेल्टा H नॉट जो निकालना हमने उसको बोल दिया डेल्टा H3, क्या बोल दिया हमने डेल्टा H3। अब डेल्टा H3 निकालना, अब ये आप सोचो कि इस इक्वेशन को कैसे गेन कर सकते हैं। तो हमें ग्रेफाइट यहाँ रिएक्टेंट साइड में मिल रहा है, जी मिल रहा है, यहाँ भी रिएक्टेंट साइड में मिल रहा है, तो हम जो डेल्टा H3 होगा इसके लिए हम क्या करें डेल्टा H2। ठीक, अब बात आती है कि भाई यहां पे देखो CO रिएक्टेंट साइड में, यहां CO किस साइड में प्रोडक्ट साइड में, इसका मतलब फर्स्ट वाले रिएक्शन को हमें क्या करना पड़ेगा रिवर्स करना होगा। तो हम यहां क्या लिखेंगे माइनस, और माइनस ये क्या हो जाएगा डेल्टा H1, लेकिन यहां पे एक CO चाहिए और यहां पे कितना है 2, तो हमें इसको क्या करना होगा 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। आई बात समझ में, क्या किया फिर से सुनो भाई, ग्रेफाइट जिस साइड में था रिएक्टेंट, जिस रिएक्शन में रिएक्टेंट में था हमने सेम लिया डेल्टा H2, डेल्टा H1 इसलिए हमने माइनस किया क्योंकि ये रिएक्टेंट साइड में यहाँ क्या हमें चाहिए प्रोडक्ट साइड। जब रिएक्शन को हम रिवर्स करके ऐड करेंगे तभी तो मिलेगा, और रिवर्स करने पे साइन क्या हो जाता है चेंज होता है, बट फिलहाल अभी हमने माइनस किया। अब डेल्टा H2 की वैल्यू यहाँ पे क्वेश्चन में कितना दिया आपको माइनस वाई, माइनस डेल्टा H1 की वैल्यू कितनी है x माइनस एक्स, तो ये कर लो आप माइनस x बाई 2, तो ये टर्म क्या हो गया माइनस वाई
प्लस एक्स बाई टू। तो क्या ऐसे तो कुछ कहीं लिखा नहीं है, तो ये के टर्म को हम क्या लिख लें, 2 माइनस 2y प्लस एक्स बाई टू या x माइनस 2y बाई टू। तो देखो क्या ऐसा कहीं पे दिख रहा है आपको, फर्स्ट ऑप्शन 2x माइनस वाई, सेकेंड ऑप्शन x माइनस 2y, सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। देखो कितना आसान है, कोई कैलकुलेशन नहीं, सिंपल सा बस बेसिक सा फंडा है, उसको आपको सीक्वेंस में करना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। At 35 degree centigrade, the vapor pressure of CH2 is 512 mmHg and that of acetone is 344 mmHg. A solution of CH2 in acetone has a total vapor pressure of 600 mmHg. The false statement, ध्यान देना, ये false statement, incorrect statement, इन वर्ड को थोड़ा ध्यान देना होता है, नहीं तो कई बार हम गलती कर जाते हैं। तो आपसे कह रहा है CH2 एंड एसीटोन, तो देखो CH2 इन एसीटोन, ये जो होता है किस तरह का सॉल्यूशन शो करता है, पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, और अगर सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, पॉजिटिव डेविएशन कब शो करता है कि जैसे हमने सॉल्यूट को मिलाया, सॉल्वेंट को मिलाया, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाने के बाद जो उनके बीच में इंटरेक्शन फोर्स हुआ वो प्योर सॉल्यूट और सॉल्वेंट से क्या हो जाए, कम हो जाए। तो उस केस में आपका फोर्स एटर्स जब कम होगा तो वेपर क्या बनता है, ज़्यादा, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है। अब देखो इसमें फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है हीट मस्ट बी एब्जॉर्ब्ड इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द सॉल्यूशन एट 35 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो हीट एब्जॉर्ब होती है डेल्टा एच ग्रेटर देन 0 आपका होता है। ठीक है, अ मिक्सचर ऑफ 100 ml CH2 एंड 100 ml एसीटोन हैज अ वॉल्यूम 200। नो भाई, अगर हमारा जो V1 प्लस V2 जो है वो ये जो टर्म है ये क्या होगा, ग्रेटर देन जो भी है, मान लो यहाँ पे कितना था 100 तो ये 200 है, तो इससे क्या हो जाएगा आपका, ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब कि हमारा ये पॉइंट क्या है, बी वाला क्या है, इनकरेक्ट है। बाकी भी देख लेते हैं एक बार, CH2 एंड एसीटोन आर लेस अट्रैक्टेड टू ईच अदर देन द देमसेल्फ। ये भी बात सही है भाई, इनके बीच में अट्रैक्शन कम होगा, मतलब प्योर CH2 और प्योर एसीटोन, जब CH2 एसीटोन आपस मिलेंगे तो इनके बीच में इंटरेक्शन क्या होगा, कम होगा, इसीलिए तो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। वेपर ज़्यादा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम, तो वेपर ज़्यादा। राउल्ट्स लॉ इज नॉट ओबेड बाई दिस लॉ। भाई राउल्ट्स लॉ यहाँ फॉलो नहीं होता, आइडियल नॉन आइडियल, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में राउल्ट्स लॉ फॉलो नहीं होता है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनकरेक्ट पूछा तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा आपका, बी। क्लियर, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। 0.05 molar CuSO4 when treated with 0.01 molar K2Cr2O7 gives green color solution of Cu2Cr2O7. The two solutions are separated as shown below. देखो भाई ये क्या है, SPM। ठीक है, SPM का काम क्या होता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जो सॉल्वेंट को अलाउ करता है मूवमेंट, क्या करता है, सॉल्वेंट का मूवमेंट को अलाउ करता है। ठीक है, कहाँ से कहाँ पे, तो भाई सॉल्वेंट से सॉल्यूशन के साइड या लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के तरफ सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है। ठीक, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस बोलेंगे। तो यहां देखो आपका इसका कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ, CuSO4 का, CuSO4 कितना दिया बेटा आपका, चलो मैं यहां लिखता हूं 0.05, और ये कितना दिया हुआ है 0.01। अब खुद सोचो, जो मोलरिटी होती है, मोलरिटी क्या होती है 1/V। अगर कंसंट्रेशन कम है, अगर कंसंट्रेशन कम होगा, अगर ये चीज कम होगा तो वॉल्यूम क्या होगा, ज्यादा होगा, किसका, सॉल्यूशन का, और सॉल्यूशन का ज्यादा होगा मतलब कि सॉल्वेंट ज्यादा होगा। तो अगर यहाँ पे सॉल्वेंट ज्यादा है और इधर सॉल्वेंट कम है, कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो हमेशा सॉल्वेंट का मूवमेंट क्या होगा, मतलब पानी जो है इधर को मूव करेगा, सॉल्वेंट आपका इस साइड से इस साइड को मूव करेगा। क्लियर, ये तो बात समझ में आ गई हमें। अब देखो ऑप्शन क्या है, कह रहा ग्रीन कलर फॉर्मेशन ऑब्जर्व्ड साइड वाई। भाई वाटर के मूव करने से कलर में कोई चेंज नहीं आएगा। ग्रीन कलर फॉर्मेशन ऑब्जर्व्ड ऑन साइड एक्स। ठीक है, ऐसा भी कुछ नहीं है। मोलरिटी ऑफ CuSO4 सॉल्यूशन इज लोअर्ड, मोलरिटी ऑफ CuSO4 सॉल्यूशन इज लोअर्ड। अब भाई इधर आया, अगर आया सॉल्वेंट आया तो सॉल्वेंट आने से सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ेगा, बोलो भाई। अगर जो भी मान लो हमने कहा पहले 500 ml था, अब उधर से कुछ आ गया 100 ml, तो अब 600 ml हो गया, तो मोल तो उतने ही होंगे ना। मोल जब उतना ही होगा, वॉल्यूम बढ़ गया आपका। भाई यहाँ पे क्या होता है N/V, तो N/V जब होता है तो N हमारा कांस्टेंट है, तो अगर V बढ़ा तो मोलरिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी
यस सर, कम हो जाएगी। अगर वॉल्यूम बड़ा, मोल कांस्टेंट, वॉल्यूम बड़ा तो मोलेटी क्या होगी, कम। तो हमारा यहाँ पे थर्ड पॉइंट क्या है, मोलेटी ऑफ CuSO4 सॉल्यूशन इज लोअर्ड, इसका मतलब ये पॉइंट क्या है आपका, सही है। ऑप्शन क्या है, सही है। फोर्थ भी देखते हैं, मोलेटी ऑफ K2Cr2 सॉल्यूशन इज लोअर्ड, नो। सी ऑप्शन, जब उधर से इधर आया, सॉल्वेंट बढ़ गया मतलब सॉल्यूशन बढ़ गया वॉल्यूम, और सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ गया तो मोलेटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। क्लियर, ओके। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 0.004 मोलर K2SO4 सॉल्यूशन इज आइसोटोनिक। आइसोटोनिक का मतलब क्या होता है, आइसो मतलब सेम, टोनिक मतलब प्रेशर। दो सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो, बराबर हो, उस सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक। परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ K2SO4 पूछ रहा आपसे, तो भाई क्या करना है, सीधी सी बात है, ऐसे केस में π1 इक्वल टू π2, आप इसके लिए π1 यूज कर लो और इसके लिए आप ग्लूकोज सॉल्यूशन के लिए क्या यूज कर लो, π2। पाई इक्वल टू होता है क्या, फॉर्मूला तो आपने पढ़ा है, पाई इक्वल टू CRT, और I से मल्टीप्लाई कर दें हम तो I इंटू CRT। तो यहाँ पे I इंटू CRT, इधर भी I इंटू CRT। ग्लूकोज टूटता नहीं है तो यहाँ इसके लिए I कितना होगा, 1। कितना होगा, 1। कंसंट्रेशन दोनों का दिया हुआ है, सेम टेम्परेचर पर, तो हमारा ये वाला टर्म जो RT और RT हो ये तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमारे पास क्या आया, I इंटू C, और यहाँ I कितना है, 1 इंटू C, मतलब इसको C2 बोल दो, C1 बोल दो। तो हमें इसका I निकालना है, C1 दिया हुआ कितना है, 0.004, ये 1 हो गया, इसका कंसंट्रेशन कितना है, 0.01। तो यहाँ से I कितना हो गया भाई हमारा, 0.01 बाई 0.004, तो ये कितना आ जाएगा आपका, 2.5। कितना आ गया, 2.5। तो आपका अल्फा क्या होता है, तो अल्फा इक्वल टू I-1 अपॉन N-1। I-1, I कितना है बेटा हमारा, 2.5, तो 2.5 माइनस 1। N कितना है, तो K2SO4 अगर कंप्लीट टूटेगा तो कितना आयन प्रोड्यूस करेगा बेटा, 3 आयन। कितने, 3 आयन। तो N की वैल्यू क्या होगी, 3, तो 3 माइनस 1, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका 1.5/2, मतलब 0.75 परसेंटेज का मतलब 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, 75%। तो यहाँ पे आपसे जो पूछा है परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ K2SO4 या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ K2SO4, तो कितना हो जाएगा, 75%। क्लियर, ओके। नेक्स्ट, ये केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन आपका दिख रहा है आपको। फॉर द फॉलोइंग ग्राफ चूज फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो द करेक्ट वन रिगार्डिंग। अब इस क्वेश्चन के, ऐसे क्वेश्चन के लिए हम हमेशा किससे जाएंगे, ऑप्शन से जाएंगे। किससे, ऑप्शन से। ऑप्शन की हेल्प लेकर के देखेंगे क्या क्या जो ऑप्शन बोला वो बात इसमें सही है कि नहीं है। तो देखो, कह रहा B एंड D 0 ऑर्डर एंड E फर्स्ट ऑर्डर, B एंड D 0। अब देखा जाए B क्या है भाई, T हाफ इनिशियल कंसंट्रेशन। 0 ऑर्डर के लिए जब आप T1/2, T हाफ जो होता है वो क्या होता है, A0/2 के। तो अब T हाफ इज डायरेक्टली A0, इसका मतलब कि जो हमें बोल रहा है कि B ऑप्शन T आउट मतलब T हाफ और A0 तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन मिल रहा हमें, तो बिल्कुल सही है हमारे लिए। साथ ही साथ बोला D 0 ऑर्डर, भाई D 0 ऑर्डर कंसंट्रेशन एंड टाइम के बारे में बात कर रहा है। कंसंट्रेशन और टाइम, टाइम बढ़ेगा तो क्या कंसंट्रेशन कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है, तो देखो आप अगर 0 ऑर्डर के लिए बात करते हो तो x इक्वल टू क्या होता है, KT। तो टाइम बढ़ेगा तो x भी क्या होगा आपका, बढ़ेगा। x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कंसंट्रेशन या डिसोसिएशन जो भी हुआ, तो b का कंसंट्रेशन प्रोडक्ट का बढ़ेगा, a का क्या होता है, घटता आपका। तो ये पॉइंट भी क्या हो जाएगा आपका, गलत। अब आपसे कह रहा है E फर्स्ट ऑर्डर, E कहाँ है भाई, ये रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन, बिल्कुल सही। आप जब रेट लिखते हो तो रेट इक्वल टू क्या होता है, K कंसंट्रेशन ऑफ A के पावर 1। तो अगर ये बढ़ेगा तो रेट भी क्या होगा आपका, बढ़ेगा, मतलब E वाला पॉइंट सही है, ठीक है। अब आते हैं B ऑप्शन पे, A एंड B 0 ऑर्डर, ठीक। अच्छा, इसके लिए 0 ऑर्डर के लिए जब आप रेट लिखोगे तो रेट इक्वल टू क्या होगा, K कंसंट्रेशन ऑफ A के पावर क्या होता है, 0, मतलब A पे डिपेंड करेगा ही नहीं, नहीं डिपेंड करेगा तो टाइम बढ़ाते जाओ, आपका रेट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, मतलब A वाला पॉइंट हमारा सही है। B बोला 0 ऑर्डर, तो हम पहले ही चेक कर चुके, 0 ऑर्डर के लिए हमारा सही है। E फर्स्ट ऑर्डर, तो अभी अभी हमने चेक किया E फर्स्ट ऑर्डर, तो हमारा B
पॉइंट क्या है, करेक्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल सेलेक्ट हो रहा है। लेकिन आओ नीचे भी एक देख लेते हैं, ये भी कह रहा है ए एंड बी जीरो ऑर्डर, सी एंड ई फर्स्ट ऑर्डर, सी एंड ई फर्स्ट ऑर्डर। थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूजन हो गया भाई, उसमें तो हमें सभी तीनों पॉइंट सही मिल गए, यहाँ सी और डी, तो एक बार सी को चेक कर लेते हैं। कंसंट्रेशन एंड टाइम, यहाँ पे ये ग्राफ भी क्या है, गलत है। ये ग्राफ अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो ग्राफ होता है उसके लिए, हमारे फर्स्ट ऑर्डर के लिए अगर AT के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, AT इक्वल टू A नॉट ई के पावर माइनस KT होता है। तो ये ग्राफ अगर इस पॉइंट से शुरू होता और ये बिल्कुल इस तरीके से आपको बढ़ता चला जाता तो मैं मान लेता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मतलब कि सी पॉइंट क्या है, गलत है। तो अब आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, क्या, बी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी। ठीक है, तो हमें ऑप्शन की हेल्प लेकर के यहां पे चीजों को सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर, चलो। द फॉलोइंग रिएक्शन अकर्स इन द ब्लास्ट फर्नेस व्हेन आयरन ओर इज रेड्यूस्ड टू आयरन मेटल। ब्लास्ट फर्नेस, किसी जमाने में हम मेटलर्जी पढ़ाया करते थे, ठीक है, अब तो रिड्यूस हो गया, तो काम ही खत्म। हो सकता है कुछ लोग अभी भी पढ़े होंगे, तो कोई बात नहीं, ब्लास्ट फर्नेस हम आयरन की मेटलर्जी प्रोसेस में पढ़ते हैं, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। यहाँ हमें इक्विलिब्रियम का केस है ये, तो कह रहा है कि ली चैटलियर प्रिंसिपल प्रेडिक्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट डिस्टर्ब द इक्विलिब्रियम। तो भाई देखो, ये सॉलिड है, ये क्या, लिक्विड है, ये गैस और ये गैस। तो जब भी आप के इक्विलिब्रियम लिखोगे तो के इक्विलिब्रियम क्या होगा, तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो CO2 के पावर 3 हो जाएगा, एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में, गैसियस रिएक्टेंट में आपका CO आ जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा। क्या ये दोनों टर्म आ रहे हैं यहाँ पे आपके, नहीं आता भी, तब भी आपको पता है कि सॉलिड और लिक्विड दोनों का एक्टिव मास कितना होता है, 1। कितना हम लेते हैं, 1। तो आपसे कह रहा है कि यूजिंग द ली चैटलियर प्रिंसिपल प्रेडिक्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट डिस्टर्ब द इक्विलिब्रियम। तो रिमूवल ऑफ O2 डिस्टर्ब करेगा क्योंकि यहाँ पे है, एडिशन ऑफ Fe2O3 तो ये डिस्टर्ब नहीं करे क्योंकि कहीं भी इसमें, कहीं पे भी इसका कोई रोल नहीं दिख रहा है। बट रिमूवल और एडिशन ऑफ CO2 का रोल होगा, रिमूवल ऑफ CO का भी रोल होगा, बट एडिशन ऑफ Fe2O3, एडिशन या रिमूवल कुछ भी करो, Fe को ऐड या रिमूव करो, कुछ भी कोई फर्क नहीं पड़ना है। इसलिए करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, बी। क्लियर। Two solid dissociate as follows: A change into B plus C, B change into C plus E। तो अब यहाँ पे आपसे कह रहा है दो इक्वेशन है, कह रहा है द टोटल प्रेशर व्हेन बोथ द सॉलिड डिसोसिएट साइमल्टेनियसली इज। अरे वाह। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, Kp1 Kp2 आपको दे दिया x एंड y। तो सबसे पहले तो हम काम करें, पहली इक्वेशन को मैं ऐसे लिखें, A सॉलिड B प्लस C, ये क्या है आपके, गैस है। ठीक है, मान लिया पहले वाला है तो सॉलिड का तो हमें कोई मतलब नहीं है, इसका प्रेशर को हमने P1 मान लिया, ये भी क्या हो जाएगा, P1 हो जाएगा। ठीक है, दूसरी इक्वेशन आपकी D सॉलिड चेंज इनटू C गैस प्लस E गैस, इसके लिए हम क्या मान लें, P2, ये भी क्या होगा, P2। अब समस्या ये है कि P2 तो हमने माना, बट यहाँ पे भी C, वहाँ पे भी C है, तो दोनों का क्या हो जाएगा, दोनों केस में C जो होगा वो P1 प्लस P2 के बराबर होगा। तो यहाँ पे भी हम क्या कर देते हैं इसको, P2, तो ये P1 प्लस P2 और ये तो P2 था ही, तो हम इधर P1 जोड़ दें तो ये भी P1 प्लस P2 हो गया। क्लियर। अब बात आती है Kp1, किसकी, Kp1। तो Kp1 किसके बराबर है, x, और Kp इक्वल टू क्या होगा, तो प्रोडक्ट ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ B एंड C। तो प्रोडक्ट ऑफ पार्शियल प्रेशर मतलब कि Pb इंटू Pc, तो ये x इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका P1 ब्रैकेट में P1 प्लस P2। ठीक है, Kp2 क्या दिया है बेटा आपको, y ATM, तो ये क्या हो जाएगा आपका y। अब यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ C इंटू प्रोडक्ट ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ E, तो यहाँ पे y इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो y हो जाएगा भाई C कितना है आपका, P1 इंटू सॉरी P1 प्लस P2 है, P1 प्लस P2, और PE कितना है आपका, तो ये है P2। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या दिखा है, x और y। अब करें टोटल प्रेशर व्हेन बोथ सॉलिड डिसोसिएट साइमल्टेनियसली, हमें क्या बेसिकली चीज़ें जो निकालना है वो चीज़ें क्या निकालनी है। अगर हम P टोटल की बात करेंगे तो P टोटल क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ B
पार्शियल प्रेशर ऑफ बी प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ सी प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ ई, यहाँ से हमें टोटल प्रेशर आएगा। लेकिन अब हमें तो यहाँ भाई एक्स और वाई के टर्म में दिया हुआ है, तो एक काम करते हैं हम यहाँ पे हम निकाल लेते हैं क्या, x प्लस वाई। तो जब x प्लस वाई करेंगे, देखो P1 इसके मल्टीप्लाई करते P1 स्क्वायर हो जाएगा प्लस P1 इंटू P2, और ये क्या होगा, P इसका मल्टीप्लाई करोगे तो P1 इंटू P2 प्लस P2 स्क्वायर हो जाएगा। तो ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई करना जब ऐड करेंगे हम, तो फाइनली हमारे पास क्या आएगा, P1 प्लस P2 का होल स्क्वायर, P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2, क्योंकि ये जो मल्टीप्लाई करो P1 P2 और ये जो दोनों जब ऐड करो तो क्या ऐड हो जाएगा आपका, क्लियर। तो यहां से आपको क्या दिख रहा है कि भाई P1 प्लस P2 इक्वल टू अंडर रूट x प्लस वाई, क्लियर, अंडर रूट x प्लस वाई। अब देखो यहाँ पे P टोटल PB प्लस PC प्लस PE, तो भाई पार्शियल प्रेशर ऑफ B कितना है आपका P1, पार्शियल प्रेशर ऑफ C कितना है, तो P1 प्लस P2 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ E कितना है, P2। अब ये पार्शियल प्रेशर ऑफ C को हम दो बार नहीं लेंगे, एक ही बार, क्योंकि P1 प्लस P2 दोनों ऐड हो चुका है। तो ये टोटल टर्म हमारा कितना हो गया, ये हो गया 2P1 प्लस P2, कितना हो गया बेटा, 2P1 प्लस P2। अब देखो इसमें जो है 2P1 प्लस P2, तो यहां से एक चीज आप देखो, टू P1 प्लस P2, और अभी हमने देखा भाई ये हमारा क्या आया, P टोटल कितना है, 2P1 प्लस P2। तो 2P1 प्लस P2 हमने कितना निकाला था, तो ये हमने निकाला था अंडर रूट x प्लस वाई, ठीक है। तो हमें ये चीज मिलेगी। तो आइए देखते हैं पीछे हम कि भाई ऐसा कुछ है ऑप्शन। तो देखो ऑप्शन सी में क्या है, 2 अंडर रूट एक्स प्लस वाई एटीएम। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो कि आपका जो है इक्विलिब्रियम पे बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें कोई कैलकुलेशन नहीं, बट अल्फाबेटिकल फॉर्म में ही चीज़ों को दिया हुआ, प्रेशर के टर्म में दिया हुआ है। तो इसको आपको प्रैक्टिस अच्छे से इस तरह क्वेश्चन की करनी होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 ml of 0.1 molar NH4OH is mixed with 40 ml of 0.05 molar HCl. The pH of the mixture is। अब देखो एक तरफ आपके पास क्या है, NH4OH है, दूसरे तरफ क्या है बेटा, HCl है। दोनों मिलके क्या बनाएगा, NH4Cl प्लस पानी, ठीक है। अब देखो यहां पे हम चेक करें इसका मिली इक्विवेलेंट, क्योंकि जब भी इस तरह क्वेश्चन आएगा तो हम ये नहीं बता सकते कि भाई ये हमारा सॉल्ट हाइड्रोलिसिस है कि बफर का केस है, ठीक है, या नॉर्मल है। तो इसलिए हमें पहले इक्वेशन बनानी होगी, उसकी मिली इक्विवेलेंट को लिखेंगे, उसको नॉर्मल जैसे स्टोइकियोमेट्री हम यूज करते हैं वैसे करके देखेंगे कि कौन कौन बचा और कौन खत्म हो गया, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे 20 ml इंटू 0.1, तो 20 इंटू 0.1 मतलब ये क्या हो गया, 2 मिलीमोल हो गया आपका, ठीक। HCl का देखो तो 40 इंटू 0.05, तो ये भी कितना हो जाएगा आपका, 2 मिलीमोल हो जाएगा आपका। अब देखो दोनों ही बराबर हो गए, क्या हो गया, दोनों बराबर हो गए, तो दोनों के दोनों खत्म हो जाएंगे। NH4Cl भी कितना बनेगा, तो ये 2 मिलीमोल आपका बनेगा, और 2 मिलीमोल हुआ तो इसका कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, तो इसके कंसंट्रेशन की हम बात करें NH4Cl की, तो ये कितना हो जाएगा, 2 बाई टोटल वॉल्यूम, भाई मोल अपॉन मोलर वॉल्यूम, यही तो कंसंट्रेशन होता है। तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया आपका, 20 यहाँ पे, 60 वहाँ पे, सॉरी 40 वहाँ पे, तो टोटल कितना हो गया 60। तो ये कितना आ गया आपका 1/30। अब देखो कंसंट्रेशन में निकालिए। अब जब आपका एसिड और बेस दोनों खत्म हो गए, सिर्फ और सिर्फ क्या बचा आपका, सॉल्ट बचा। इसका मतलब कि ये क्वेश्चन किसका है, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का है। किसका है, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का। और सॉल्ट हाइड्रोलिसिस NH4Cl मतलब वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड। तो इसका फार्मूला निकालने का फार्मूला क्या होता है, पीएच निकालने का, तो 1/2 pKw माइनस pKb माइनस log C, ठीक है, माइनस log C। अब आपको 1/2 pKb कितना होता है 14,
सॉरी pKw कितना होता है 14। अब देखो यहाँ पे Kb दिया हुआ इतना, तो pKb क्या होगा, तो pKb का मतलब माइनस log Kb, तो ये कितना हो जाएगा माइनस log 10 के पावर -5, तो ये कितना आ जाएगा आपका 5, मतलब ये टर्म कितना हो गया हमारा 5 माइनस log C, C मतलब कंसंट्रेशन इसका होगा आपका, तो ये कंसंट्रेशन कितना है 1/30, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे माइनस log 1/30। अब एक काम हम इसमें करते हैं 1/2 14 -5, इसको हम ऐसे प्लस कर दें तो ये क्या हो जाएगा हमारा log 30, 1/2 14 -5, अब प्लस log 30 को हम क्या लिख सकते हैं log 10 इंटू log 3, मतलब log 10 इंटू 3 30 हुआ आपका, तो ब्रेक करेंगे तो क्या लिखेंगे log 10 प्लस log 3, log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1 और 3 की वैल्यू कितनी होती है 0.47 या 0.48 कुछ भी ले लो आप, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 0.48, तो ये हो गया आपका 1.48। तो भाई अब देखो 14 प्लस 1 15.48 माइनस 5 कर दो तो कितना आया 10.48, 10.48/2, तो ये आ जाएगा 5.24। तो देखो ऐसा कुछ है क्या कहीं पे, जी हाँ सी ऑप्शन आपको दिख रहा है। तो इस तरीके से तो जब भी आपको एसिड और बेस आएगा तो आपको उसके मिली इक्विवेलेंट निकालो, ठीक मिली मोल्स निकालो और उनको इक्वेशन के अकॉर्डिंग सॉल्व करो। अगर कोई एसिड या बेस बच जाता है तब तो बफर में चला जाएगा, और नहीं दोनों खत्म हो गए सिर्फ सॉल्ट बना तो इसका मतलब सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का केस, उसके अकॉर्डिंग जो सॉल्ट के हाइड्रोलिसिस का फॉर्मूला उसका यूज करके आप क्वेश्चन सॉल्व कर लो। ओके, नेक्स्ट solubility of calcium phosphate in water is W gram per 100 ml at 25 degree. Its solubility product at 25 degree centigrade will be approximately molar mass कितना m। देखो solubility क्या होता है, solubility is equal to molarity। molarity क्या होता है हमारा weight of solute, तो कितना दिया है W अपॉन molar mass of solute, तो molar mass कितना है m इंटू ml में वॉल्यूम है तो क्या होगा ऊपर 1000 और ये हो गया 100, तो ये कैंसिल, तो आपके पास यहां से सॉल्युबिलिटी क्या आ गई वेट बाई मोलर मास इंटू 10, मतलब कि 10W/m, ये क्या आ गई आपकी सॉल्युबिलिटी। अब आपको जो है कंपाउंड क्या दिया हुआ है कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट का मतलब क्या होगा बेटा Ca3PO4 होल ट्वाइस, Ca3PO4 होल ट्वाइस, ये किस में टूटेगा आपका, तो ये टूटेगा Ca++ प्लस 2PO4-3 एंड 3Ca++, ठीक है। तो मान लो इसकी सॉल्युबिलिटी भाई S है तो ये क्या हो जाएगा 3S और ये क्या हो जाएगा 2S, तो जब आप KSP लिखते हो तो KSP के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा ये 3S का क्यूब हो जाएगा आपका, तो ये हो गया 3S का क्यूब और ये क्या हो जाएगा 2S का स्क्वायर, तो 3 का क्यूब कितना होगा 27 और तो ये कितना हो जाएगा आपका 27S³ इंटू 4S स्क्वायर, 27 इंटू 4 कितना होगा बेटा 108, तो ये हो गया 108 S के पावर 5, 108 S के पावर 5। तो अब देखो यहाँ पे तो भाई हमारी KSP जो है 108 S सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी क्या हमारी यहाँ से अब लिख लो इसको, तो 10W/m के पावर 5, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, तो 10 का 5 कर लो आप, तो 10 के पावर 5 उधर हो जाएगा और 108 को अप्रॉक्स आप 100 मान लो, तो ये 10 के पावर 2, तो 10 के पावर 2 ये और 10 के पावर 5 ये, कितना हो जाएगा आपके पास 10 के पावर 7 और ये आपका वेट बाई मोलर मास कितना हो जाएगा 5, तो ये अप्रॉक्स तो कितना आ गया 10 के पावर 7, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, फर्स्ट में 3 है आपका 5 7, थर्ड ऑप्शन 10 के पावर 7 वेट बाई m के पावर क्या हो गया 5। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस इसने सॉल्युबिलिटी को क्या कर दिया वेट और मास के रिस्पेक्ट में ले लिया, थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है, बट अच्छा क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट देखो 200 ml of 0.01 molar HCl is mixed with 400 ml of 0.01 molar H2SO4, the pH of the mixture is, वाह क्या बात है, दोनों ही एसिड है, एसिड का मिक्सचर है, तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे m
मिक्स, और एम मिक्स ही क्या होगा हमारा H प्लस कंसंट्रेशन होगा। तो क्या लिखेंगे हम M1V1 M2V2 अपॉन V1 प्लस V2। ठीक, कितना है भाई 200 ml, लिख लो 200 इंटू 0.01 प्लस यहां पे कितना है 400। ठीक है, आप यहां पे बेसिकली n के टर्म में लिख लो आप, है ना। तो N1V1 N2V2 V1 प्लस V2, तो हमारा मोलेटी यहाँ पे इनफैक्ट HCl का 1 ही है, लेकिन H2SO4 का 2 है, तो यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और हमारे पास टोटल H2SO4 कितना है 0.01, और नीचे क्या हो जाएगा भाई हमारा टोटल वॉल्यूम 600। कितना हो गया 600। तो ये कितना हो जाएगा भाई हमारा, तो 2 प्लस ये कितना हो जाएगा हमारा 4 2 जा 8, 8 बाई मतलब 10 बाई 600, मतलब ये कितना हो जाएगा आपका 0.0166, या इसको हम अप्रॉक्स क्या लिख लें 0.02 लिख लेते हैं, 0.02, या इसको हम क्या लिख लें 2 इंटू 10 के पावर -2। ठीक है, अब आपको पता है कि pH का फार्मूला क्या होता है, तो pH इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस कंसंट्रेशन, यही होता है। चलो भाई माइनस लॉग कितना है यहाँ पे आपका ये, तो ये हो गया 2 इंटू 10 के पावर -2। तो देखो कभी भी टर्म ऐसा लिखा हो माइनस लॉग A इंटू 10 के पावर -2, तो इसका मतलब ये हो गया, या माइनस लॉग A इंटू 10 के पावर -B लिखा हो, तो फाइनली क्या लिखा जाता है B माइनस लॉग A। तो हम इसको जब फाइनली लिखे तो कुछ स्टेप हम डिक्रीज कर देते, तो ये क्या हो जाए 2 माइनस लॉग 2, तो 2 लॉग 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.3, तो ये कितना आ जाएगा आपका 1.7। ठीक है, तो देखो कोई ऑप्शन है इसमें, जी हाँ ये 1.78। अब ये रहा कहना कि सर आप तो 1.7 बोले, यहाँ पे 1.78 है। भाई लॉग की वैल्यू एग्जैक्ट नहीं हमने लिया, थोड़ा अप्रॉक्सीमेट लिया, थोड़ा आंसर भी क्या होगा अप्रॉक्सीमेट होगा, क्योंकि यहाँ से अप्रॉक्सीमेशन आपका शुरू हो गया। तो जब ऑप्शन बहुत क्लोज ना हो तो अप्रॉक्स जाके आप ऑप्शन निकालना सीखो, अप्रॉक्स कैलकुलेशन करके आप ऑप्शन निकालना सीखो। ठीक है, चलो 2IO3, ये 21 मत पढ़ लेना है, 2IO3 xi माइनस प्लस 2h प्लस 6i2 प्लस 6h2। देखो बैलेंसिंग ऐसे क्वेश्चन को क्या करना है, आपके पास पहला कंपोनेंट क्या है IO3 माइनस, एंड दूसरा कंपोनेंट क्या है I माइनस। ठीक है, इधर आपको क्या दिख रहा है 6i2 प्लस, अभी वाटर को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, वाटर को भूल जाओ, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। तो ऑक्सीजन -2 होता है, 3 2 जा 6, 6 में से एक माइनस कम कर दो कितना आ जाएगा 5, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है 5। ठीक है, इसका क्या होगा -1, और I2 तो क्या होगा 0 होगा आपका। एन फैक्टर हम क्या निकालते हैं, एन फैक्टर इक्वल टू चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, और जिसका हम निकालते हैं उसमें कितने एटम उससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो अगर इसका हम एन फैक्टर निकाले तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितने का 5, और ये आयोडीन कितना है 1, तो एन फैक्टर कितना आया 5 हमारा। ठीक है, वैसे अगर इसका हम एन फैक्टर की बात करें तो -1 से 0 चेंज कितने का 1, एटम भी 1, तो 1 आया। ठीक, अब क्या करो, जो भी एन फैक्टर आया उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो ये 1 हुआ, तो इसको आप 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ना है, चलो लिख दिया हमने। इसको क्या लिख लो 5i माइनस। ठीक है, अब इधर क्या हो गया आपका I2। अब क्या करो, देखो भाई आयोडीन को बैलेंस करो, पहले ऑक्सीजन हाइड्रोजन छोड़कर पहले जो एलिमेंट है उसको बैलेंस करना। तो आयोडीन यहाँ पे 1 और यहाँ पे कितने 5, टोटल कितने हो गए 6 हो गए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा 3। अब ये ऑक्सीजन कितने यहाँ पे 3, तो इधर क्या कर दो आप 3 वाटर। अब जब 3 वाटर इधर हो गए तो अब देखो इस साइड में कितने हाइड्रोजन है 3 2 जा 6 हाइड्रोजन, मतलब कि इस साइड में क्या कर दो आप 6H प्लस कर दो, हो गए रिएक्शन बैलेंस। लेकिन क्वेश्चन में आपको एक कोफिशिएंट देखो यहाँ पे, मतलब जस्ट डबल दिया हुआ है, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, IO3 माइनस प्लस 10i माइनस प्लस 12H प्लस, प्रोडक्ट साइड में 6i2 प्लस 6H2O। आपसे क्या पूछा है वैल्यू ऑफ x, x मतलब i माइनस का कोफिशिएंट, तो i माइनस कोफिशिएंट कितना है 10, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा 10।
बस इस तरीके से बैलेंस है, आप फटाफट कर लो, बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इन फैक्टर निकाल के बस आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो। रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ आयंस आर गिवन बिलो। आपको 3 आयन का रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर ऑक्सीडाइजिंग पावर। ठीक है, अब देखो बेटा क्या होता है, जब रिएक्टिविटी सीरीज या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात करते हो आप, तो टॉप टू बॉटम जब जाते हो लिथियम से लेकर फ्लोरीन तक, तो ये अरेंजमेंट जो होता है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्या होता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज़्यादा होगा उसके खुद की रिड्यूस होने की टेंडेंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और जब खुद जो चीज़ रिड्यूस होता है, जो खुद रिड्यूस हो रहा है, तो दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। मतलब जिसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी तो उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर भी क्या होगा, ज़्यादा। मतलब आपसे ऑक्सीडाइजिंग पावर पूछा है तो हम कह सकते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एसआरपी। जितना ज़्यादा एसआरपी होगा ऑक्सीडाइजिंग पावर उतना ज़्यादा होगा। तो अब देखो सबसे ज़्यादा किसमें आपका 1.74, 1.65, इसका मतलब सबसे ज़्यादा BrO4 माइनस, फिर उसके बाद IO4 माइनस एंड ClO4 माइनस। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, BrO4 माइनस ClO, नो, BrO4 माइनस IO4 माइनस, करेक्ट ऑप्शन इज बी। बस सिंपल सी बात, ऑक्सीडाइजिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द SRP। The molar conductivity of a conductive cell filled with 10 moles of 2 ml NaCl solution is lambda m1, and that is 20 moles another identical cell having 80 ml NaCl solution is lambda m2. The conductivity exhibited by these two cells are same. कंडक्टिविटी क्या है, बराबर है। द रिलेशनशिप बिटवीन लैम्डा m2, तो देखो रिलेशन क्या होता है, लैम्डा m इक्वल टू कंडक्टिविटी इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी। क्लियर, हमारा ये बोल दिया क्या, कांस्टेंट। इसने बोला ना कंडक्टिविटी एग्जिबिटेड बाय दीज सेल्स आर सेम, मतलब कांस्टेंट हो गया। तो हम यहाँ से देखें तो हमारा लैम्डा m1 अपॉन लैम्डा m2 को अगर हम लें तो हम क्या इसको ऐसे बोल सकते हैं, m2 बाई m1 बोल सकते हैं भाई, बिल्कुल। अब ये m क्या है, मोलरिटी है। क्या है, मोलरिटी। आपने पढ़ा है कि मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यही होता है। ठीक, अब यहाँ पे आपको जो है 10 मोल 20 ml लिया हुआ है। ठीक है, तो ऊपर यहाँ पे जब हम ml में लेते हैं तो क्या लिखते हैं यहाँ पे 1000, अगर ये ml में है तो ऊपर क्या होगा, 1000 होगा। तो अगर यही टर्म हम यहाँ पे यूज कर लें तो पहले वाले के लिए कितना मोल है, 10, वॉल्यूम कितना बेटा 20 और इंटू 1000। ठीक, दूसरे वाले के लिए 20 मोल, टोटल वॉल्यूम कितना है आपका 80, और ये तो 1000 रहेगा ही रहेगा। तो रहेगा क्यों भाई, हम हटा दे रहे हैं, लो हटा दिया। ये कितने टाइम गया, 2 टाइम, ये कितने टाइम गया, 4 टाइम। ठीक है, और यहां से 1 मिनट, ये जस्ट रिवर्स हमने लिखा हुआ है क्योंकि m2 ऊपर है, तो m2 ऊपर है तो हमें m2 का डेटा पहले ऊपर रखना होगा। तो m2 हमारे ये क्या हो जाएगा, 20 बाई 80 इंटू 1000। ठीक है, और 10 बाई 20 इंटू 1000, तो ये हमारा कैंसिल। ठीक है, 20 से इसको कैंसिल करो 4 टाइम, और ये कैंसिल हो गया 2 टाइम, 2 से ये कैंसिल हुआ 2, मतलब क्या आया आपके पास 1/2, और 1/2 आया। तो यहाँ से देखो लैम्डा m1, ये चीज़ क्या थी आपकी, लैम्डा m1 अपॉन लैम्डा m2। तो फाइनली क्या मिल जाएगा आपको यहाँ से, लैम्डा m2 इक्वल टू 2 इंटू लैम्डा m1। क्लियर, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बेटा आपका, तो लैम्डा m2 इक्वल टू 2 इंटू लैम्डा m1, फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर, बस सिंपल से छोटे छोटे डेटा बेस्ड क्वेश्चन आपको मिलते हैं। अब देखो, व्हाट प्रेशर ऑफ H2 वुड बी रिक्वायर्ड टू मेक EMF ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड 0। लो भाई, पहले सबसे पहले हम इक्वेशन लिखते हैं, 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन किस में चेंज होगा आपका, H2 में। n फैक्टर कितना होगा 2। नेक्स्ट इक्वेशन जब इसके लिए आप लिखोगे
तो ई सेल इक्वल टू क्या होगा, ई नॉट सेल माइनस 0.059, एन फैक्टर 2 है तो 2 आ जाएगा आपका लॉग प्रोडक्ट में अगर ये क्या हमारा गैस है और ये क्या हमारे पास एक्वस फॉर्म में, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 और नीचे क्या हो जाएगा हमारा H प्लस का कंसंट्रेशन का स्क्वायर हो जाएगा। आपको पता है कि हाइड्रोजन के लिए ई नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 0, ठीक है। और क्वेश्चन में आपसे कह रहा है ईएमएफ ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन आल्सो 0, इसका मतलब ये भी टर्म क्या हो गया 0, तो माइनस 0.059/2 लॉग PH2/H प्लस स्क्वायर, ठीक। चलो अब यहां से क्या होगा कि लॉग PH2/H प्लस स्क्वायर, तो ये वाला टर्म इधर क्या हो जाएगा 0, और 0 होगा जब इसे डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू भी कितनी आ जाएगी आपकी 0, बट PH2/H प्लस स्क्वायर, अब ये लॉग उधर जाएगा तो क्या होगा एंटी लॉग 0, एंटी लॉग 0 का मतलब क्या होगा 10 के पावर 0, 10 के पावर 0 मतलब 1, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 1, कितनी आ जाएगी 1। फिर से सुनो, ये लॉग उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा एंटी लॉग 0, एंटी लॉग 0 मतलब 10 के पावर 0, 10 के पावर 0 मतलब 1, 1 मतलब ये 1 आ गया आपका। अब यहाँ पे PH2 जो है वो किसके बराबर है, H प्लस स्क्वायर, ठीक है। अब कहोगे सर अब ये तो H प्लस की टर्म में आ गया, अब हम क्या करें, अरे भाई पानी जो होता है, पानी का कंसंट्रेशन कितना होता है भाई, पानी में H प्लस और OH माइनस का कंसंट्रेशन कितना होता है 10 के पावर -7 होता है ना, सबको पता है। तो 10 के पावर -7, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 के पावर -7 का स्क्वायर, दैट इज 10 के पावर -14, तो ये इतना हो जाएगा। और स्क्वायर के टर्म में तो क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन देखो तो ये होगा 10, ये थोड़ा सा मिस्टेक है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा 10 के पावर -14, 10 के पावर -14। अरे बात समझ में, जस्ट सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा प्रेशर के टर्म में हाइड्रोजन का रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, बट यहाँ पे पूरा हम हाइड्रोजन को इलेक्ट्रोड यूज किया गया है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ सेल दोनों तरीके से हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका रिडक्शन हाफ सेल के तरीके से हमने यूज किया। कंसिडर द फॉलोइंग प्लॉट्स ऑफ रेट कांस्टेंट वर्सेस 1/T फॉर 4 डिफरेंट रिएक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट फॉर एक्टिवेशन एनर्जी। भाई आपने इक्वेशन जो है क्या होती है, K इक्वल टू A E के पावर -EA/RT, ग्राफ किसके किसके बीच में, log K वर्सेस 1/T। तो इसी इक्वेशन को log के टर्म में जब लिखते हो तो क्या लिखते हो, log K इक्वल टू log A माइनस EA/2.303 RT, यही लिखते हो ना आप। तो अब देखो यहां से कंपेयर करें तो हमारा ये स्लोप वाला टर्म होगा, क्या होगा स्लोप, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, स्लोप को। भाई y इक्वल टू C प्लस mx से हम कंपेयर करते हैं किसको, स्लोप को। तो जो स्लोप है हमारा, हमें किससे देखना है, एक्टिवेशन एनर्जी से। ये दिख रहा हमको भाई, स्लोप इक्वल टू, अगर चलो पहले ऐसे लिख लो, माइनस EA अपॉन स्लोप इक्वल टू माइनस EA अपॉन 2.303 R, यही है। तो स्लोप क्या दिख रहा है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ऑलरेडी ये निगेटिव जो साइन शो कर रहा है वो निगेटिव स्लोप ऑलरेडी है आपका। तो जितना ज़्यादा आपका इसका स्लोप होगा उतना ज़्यादा, तो अब देखो यहाँ पे सबसे ज़्यादा किसके लिए दिख रहा है स्लोप, C के लिए, तो E C की वैल्यू क्या होगी सबसे ज़्यादा। फिर उसके बाद देखो A के लिए, तो किसके लिए हो जाएगा, A के लिए। उससे कम तो अब देखो D है तो क्या हो जाएगा ED। फिर उसके बाद क्या आ रहा है आपका B, तो क्या हो जाएगा EB। तो CADB, तो अब देखो ऑप्शन कहाँ मिल रहा है आपको, फोर्थ वन। तो फोर्थ वन क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इन द फॉलोइंग रिएक्शन XA/YB A एंड B रिस्पेक्टिवली कैन बी। अब इसमें आपको ये क्वेश्चन जो दिया है, इस लॉग के हेल्प से आपको ये देखना कि इसमें क्या पॉसिबल है। पहले तो हम A और B, X और Y कोफिशिएंट के बारे में देख लें, तो फिर हमारा ये चीज़ें क्या हो जाएगी, इजीली डिसाइड हो जाएगी ऑप्शन से। तो इसने डबल गेम खेल दिया इस क्वेश्चन में। पहला तो X और Y ही पूछ रहा था कि भाई X और Y क्या होगा, दूसरा ये पूछ दिया इनमें क्या होगा, ठीक है। आओ देखते हैं। जैसे मान लो हमारे पास ये इक्वेशन है,
या चलिए हम यहीं से बात करते हैं, हम इसी से डायरेक्ट चलते हैं। तो इसको हम क्या लिखे भाई, लॉग ये 10 नहीं, लॉग 10 नहीं, ये बेस 10 यहाँ पे होना चाहिए था, ठीक है, ये बेस 10 यहाँ पे होता है। तो आपने क्या लिखा यहाँ पे, लॉग माइनस डी ए बाई डी टी, ठीक है, इक्वल टू लॉग ये क्या है आपका डी बी बाई डी टी, ठीक। 0.3 को क्या हम log 2 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, log 2 की वैल्यू जब 0.3 हो सकता है तो 0.3 को भी तो हम log लिख सकते हैं, log 2। चलो भाई हम यही कर लेते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा log 2, क्लियर। अब इधर का टर्म आपका तो एज इट इज है माइनस डी ए बाई डी टी। क्या हम इसको ऐसे लिख लें, log a प्लस बी को हम क्या लिख सकते हैं, log a इंटू बी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये हमारा टर्म क्या हो जाएगा, डी बी बाई डी टी इंटू 2 हो जाएगा। log हटाओ आप, माइनस डी ए बाई डी टी, इस टर्म को इधर ले आओ तो क्या लिखोगे आप, 1/2 माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल टू ये क्या हो जाएगा बेटा, डी बी बाई डी टी, क्लियर। अब बात यह आती है कि अगर ये एक्स ए और वाई बी से अगर आप रेट लिखते हो, इसके अकॉर्डिंग अगर हम रेट की बात करें तो हम क्या लिखते हैं, 1/x माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल टू 1/y डी बी बाई डी टी। तो यहाँ से हम कंपेयर करें, इससे कंपेयर करोगे आप तो x की वैल्यू कितनी आई 2 और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो हमारी जो इक्वेशन थी यहाँ पे जो ये था, इसके अकॉर्डिंग अगर हम लिखें तो हमको क्या मिलेगा, 2a चेंज इनटू b, ठीक है, मतलब जो b होगा वो 2a के बराबर होगा। तो इसमें हम ऑप्शन देखें तो हमारे एन ब्यूटेन आइसोब्यूटेन आइसोमर होगा, मोलिकुलर मास सब कुछ सेम होगा, फार्मूला N2O4 NO2। एक बार लग रहा है कि N2O4 इसका डबल है तो हमारा ये हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। ये देखो C2H4 मतलब हमको यहाँ पे इस तरीके से 2C2H4 और यहाँ पे C4H8, तो ये चीज बराबर देखनी है, जस्ट रिवर्स नहीं। इसलिए आपका जो करेक्ट आंसर क्या होगा, आपका C होगा। क्या होगा करेक्ट आंसर, C। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आजकल इस तरह क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करनी होगी। तो आज हमने जो है फिजिकल केमिस्ट्री के 25 अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस की और ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आप इसको वीडियो देखिए, एंजॉय कीजिए। थैंक यू।